सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया 23 जून तारीख हो चुकी है, फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है हमारी क्लास का कंसेप्ट कैसे चलता है। पहले जो 22 जून को हमने करंट अफेयर किए थे थ्योरी, पहले उसका करेंगे हम एमसीक्यू, और फिर आज के करंट अफेयर करेंगे हम थ्योरी, जिसका कल की क्लास में हम करेंगे पहले एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मेरा रिमोट लेके आता हूं। अब आई होप दोस्तों 23 जून, माफ कीजिएगा, 23 जून तारीख हो गई है, शायद दोस्तों टेलीग्राम चल जाए। बाकी अगर नहीं चला तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी चलाएंगे। बाकी पीडीएफ आपकी सभी इस पर मिल जाएंगी, गगन सर रेलवे पर। ध्यान मतलब टेंशन मत लेना। जितनी भी दोस्तों 16 तारीख से हमारा टेलीग्राम बंद है ना, सभी पीडीएफ मैंने संभाल के रखी हुई हैं, गुम नहीं करी है मैंने। सभी पीडीएफ जैसे ही टेलीग्राम चलेगा इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हर सवाल पर 5 सेकंड का समय दूंगा, 5 सेकंड का, क्योंकि कल क्लास में हमने डिटेल में इसको कवर किया है, तो आज 5 सेकंड इनफ होते हैं अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो। आइए पहला सवाल। इतिहास में 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला दोस्तों पहला क्रिकेटर कौन बना? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मैग लैनिंग या फिर एलिस पेरी? चलिए, इतिहास में 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर कौन सी बनी? ये लड़कों और लड़कियों दोनों में बात की जा रही है। आज तक किसी लड़के ने भी 200 मैच नहीं खेले हैं टी20 अंतरराष्ट्रीय। हरमनप्रीत कौर दोस्तों हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान पहली बन चुकी है जिसने 200 टी20 में अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेल लिए हैं। नेक्स्ट, नवी मुंबई हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? तो ध्यान दीजिए, याद कीजिए, क्या नाम है इस एयरपोर्ट का? डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीबी पाटिल एयरपोर्ट है। तो पहली जो उड़ान जा रही है अंतरराष्ट्रीय वो यूएई को जा रही है। वो भेज रही है कौन सी एयरलाइन? वो भेज रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस जा रही है। और यूएई में भी कहां पर? अबू धाबी में। यूएई की राजधानी अबू धाबी में दोस्तों ये जा रही है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली दोस्तों पहली टीम कौन सी बनी? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी बनी? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप से दोस्तों बाहर होने वाली पहली टीम बनी है हैती। कौन सी? हैती। नेक्स्ट, भारत ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की हॉकी महिला नेशंस कप न्यूजीलैंड 25-26 का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को हराया? चलिए, इंडिया ने महिला हॉकी का खिताब जीत लिया है ना, महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया। तो उसे जीतने के लिए इंडिया ने किसे हराया? तो उसे जीतने के लिए दोस्तों इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के घर में घुसकर मारेंगे, है ना। तो घर में घुसकर मारा है। तो वही सवाल अगला कि हॉकी महिला नेशंस कप हुआ कहां पे था? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड के कौन से शहर में हुआ था? तो दोस्तों ऑकलैंड में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और 2022 में पहली बार ये हुआ था, फिर 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ। तो 4 बार में से 2 बार इंडिया दोस्तों ये टूर्नामेंट जीत चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए, भारत 9 रिटायर्ड सेपा कैट जैगुआर लड़ाकू विमान दोस्तों किस देश से खरीदने जा रहा है? हमने क्या बात की थी कि जो ये रिटायर हो चुके विमान है हम उनको लेंगे, ताकि हमारे पास जो जैगुआर विमान है उनके हम पुर्जे इस्तेमाल कर सकें। रिटायर हमने खराब गाड़ी ले ली, खराब गाड़ी से निकाल के कोई कंप्रेसर अपनी में लगा लिया, कभी कोई नट बोल्ट अपने में लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, उस तरह से। तो दोस्तों हम 9 रिटायर्ड जैगुआर एयरक्राफ्ट, फाइटर क्राफ्ट ले रहे हैं, यूके से ले रहे हैं। और पहली बार नहीं ले रहे, पहले भी हम ले चुके हैं। फ्रांस से लिया है हमने, ओमान से लिया है हमने। और इकलौता भारत रह गया है ये देश जो अभी भी जैगुआर फाइटर्स को दोस्तों इस्तेमाल में ला रहा है। इकलौता इंडिया रह गया है जिसके पास ये जैगुआर फाइटर जेट्स हैं। पता कितने पुराने हैं? 1970s के हैं। नेक्स्ट, रोलेक्स का नया वर्ल्ड एम्बेसडर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? रोलेक्स का नया ग्लोबल एम्बेसडर। चलिए, रोलेक्स का नया वर्ल्ड का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? चलिए, रोलेक्स का। तो भैया ध्यान रखेंगे, रोलेक्स का नया एम्बेसडर बनी है कौन? प्रियंका चोपड़ा बनी है दोस्तों। रोलेक्स की आपको पता है बहुत महंगी महंगी घड़ियां होती है रोलेक्स। नेक्स्ट, टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में क्रिस गेल को किसने पीछे छोड़ा? अब मैंने क्या बोला था कि भैया कितने बनाए हैं रन वो नहीं पढ़ना क्योंकि अभी खेल रहे हैं, लेकिन हाँ किसे पीछे छोड़ा? तो भैया वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को वेस्ट इंडीज के ही कीरोन पोलार्ड ने पीछे छोड़ा। किसने? कीरोन पोलार्ड ने दोस्तों पीछे छोड़ा। नेक्स्ट, चलिए, फिर हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय में बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन है।
फीफा वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल किसने किया दोस्तों? 64 सेकंड में, 64वें सेकंड में दोस्तों गोल कर दिया। इसको गिनते हैं ये कि दूसरे मिनट में गोल हुआ है, लेकिन सबको पता है कि 64वें सेकंड में गोल किया है। और ये गोल किया है दोस्तों जूलियन ने। जूलियन कौन सी टीम से है? जूलियन है पैराग्वे से। और किस टीम के खिलाफ किया है? ये किया है टर्की के खिलाफ। तो पैराग्वे के जूलियन ने टर्की के खिलाफ दोस्तों वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल कर दिया। कितने में? 64 सेकंड में, 64वें सेकंड में। नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक सड़क का नाम क्या रखने जा रही है? तो दोस्तों जो अमेरिका का दूतावास है हैदराबाद के अंदर, तो उसके पास की एक सड़क का नाम जो है ये सरकार, तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार रखने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर दोस्तों। मक्खन लगाओ तो ऐसे लगाओ, बता ना लगाओ। तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज कैपिटल के साथ समझौते के तहत लगभग $1.5 बिलियन में मुख्य भूमि चीन के बाहर किस कंपनी के संचालन का अधिग्रहण किया जाएगा? याद कीजिए, चीन के लिए, जो चीन में दोस्तों दुकानें होंगी उसके लिए यम चाइना नाम की दोस्तों कंपनी ने $1.2 बिलियन दिए हैं, सिर्फ चीन के लिए। और चीन के बाहर लॉन्ग रेंज कैपिटल ने $1.5 बिलियन दिए हैं। किस कंपनी की बात हो रही है? ये हो रही है भैया पिज्जा हट की बात हो रही है। पिज्जा हट बिक गया। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। आपको हमने पढ़ा था ना कि भैया 1900 मीटर जाकर देखा, फ्लेयर जल रही थी। तो भैया अंडमान द्वीपों के पास कहां पर? विजयपुरम 1 2 3 4। चलिए, विजयपुरम 1 2 3 4 कहां पर मिली है दोस्तों प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस? ये मिली है विजयपुरम 3 के पास। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस मिली है अंडमान एंड निकोबार में श्री विजयपुरम 3 के पास। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदोरकर की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने किस अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया? राइट टू इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल ये है। राइट टू हाउसिंग, बिल्कुल ये भी है। राइट टू फुटपाथ वॉकिंग, बिल्कुल ये भी है। राइट टू रिक्रिएशन, ये भी है। लेकिन इनकी बेंच ने, इनकी पीठ ने किसे किया? इनकी पीठ ने किया फुटपाथ वॉकिंग को, कि फुटपाथ पर चलना भी आपका मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है। तो ये हुई है हमारी छोटी सी प्यारी सी कल की क्लास की रिवीजन। और अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट। जैसे मैंने बोला था, झट से हो जाता है करंट अफेयर का रिवीजन। कितना समय लगा हमको? गिनकर 7.5 मिनट लगे हैं। तो भैया यही मैं बोलता हूं कि डेली क्लास में आओ, नया करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ दोस्तों कल की रिवीजन भी करेंगे। और हफ्ते के एंड में वीकली, महीने के एंड में मंथली। सिर्फ क्लास में आने से एक करंट अफेयर आप 4 बार पढ़ लेते हैं, याद कैसे नहीं होगा? तो आइए, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने विकसित भारत 2047 फोरम की मेजबानी की। बहुत बड़ी बात है भैया, विकसित भारत 2047 की मेजबानी किसने की? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब पता क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब है वहां की राज्यसभा। सोचो कितनी बड़ी बात हुई है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में, अमेरिका की राज्यसभा में, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, वहां पर विकसित भारत 2047 नाम का इवेंट हुआ है। कितनी बड़ी बात है। तो लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दोस्तों विकसित भारत 2047 की मेजबानी की। यहां पर किसको ऑर्गेनाइज करवाया था? एनआरआई एसोसिएशन ऑफ यूके ने। और कह रहे यहां पर बहुत सारे सांसद आए, राजदूत आए, बिजनेस लीडर आए, मेंबर्स आए इंडियन कम्युनिटी के, और आपस में बातचीत करी कि कैसे भारत 2047 तक डेवलप्ड हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम की संसद का ऊपरी सदन है, जैसे कि हमारा अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। तो यहां पर व्यापार पर बात हुई, शिक्षा पर बात हुई, टेक्नोलॉजी पर बात हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि कल्चरल एक्सचेंज पर बात हुई। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही है, फिर इनके जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कौन थे? कीर स्टारमर। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अभी पढ़ेंगे आगे हम। कीर स्टारमर साहब ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। 2020 से लेकर 2026 के बीच में 6 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इतनी अस्थिर है इस वक्त यूके सरकार। 2020 से लेकर 26 तक 6 प्रधानमंत्री दोस्तों इस्तीफा दे चुके हैं, रेजिग्नेशन दे चुके हैं। सोचिए, ये हालत है यूके की। तो कीर स्टारमर रेजिग्नेशन दे दिया है, अभी पढ़ेंगे हम आगे वैसे इसको। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल को। तो ये सॉलिसिटर जनरल थे पहले भी, अब इनका 3 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया। आओ, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 3 साल की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 26 से शुरू हो रहा है और यह केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल को बढ़ाता है। तो सबसे बड़े कौन मैंने बताया था, अटॉर्नी जनरल। दूसरे सबसे बड़े कौन, सॉलिसिटर जनरल। फिर इनके नीचे और आते हैं कुछ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो वो याद नहीं करना, वैसे बता रहा हूं। इसके साथ ही बोला कि काफी सारे 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी रीअपॉइंट किया। विक्रमजीत बनर्जी हैं कोई, के एम नटराज हैं कोई, सूर्य प्रकाश वी राजू हैं, एन वेंकट रमन हैं, ऐश्वर्या भाटी हैं। ये सभी क्या बने हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। लेकिन याद नहीं करना, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया और बाकी 5 को भी रीअपॉइंट कर दिया, यानी कि फिर से रिपीट कर दिया। और जैसे हमारी बात हुई कि भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल, तो इस वक्त इंडिया के 16वें अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट, वो आपको पता ही भैया, ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है इंडिया में, आज ब्रिक्स का सम्मेलन है इस बार, और हम अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं। याद है हमने कुछ मीटिंगें करी थी, जैसे हमने आपदा जोखिम में कमी यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक मीटिंग करी पूरी ओडिशा में। हमने खेतीबाड़ी पर दोस्तों मीटिंग करी इंदौर में। एमएसएमई की पहली मीटिंग हुई आगरा में। उसी तरह अब एक मीटिंग की है दोस्तों यहां पर, काहे पर, एनर्जी मंत्रियों की। एनर्जी यानी कि बिजली नहीं, एनर्जी माफ कीजिए, एनर्जी मतलब बिजली होगा, नहीं, एनर्जी मतलब के पेट्रोल मंत्री यानी कि हरदीप पुरी साहब की दोस्तों मीटिंग। पावर मतलब होता है बिजली। तो आओ, तो ब्रिक्स देशों ने 2024 में वैश्विक सौर बिजली उत्पादन में 51% हिस्सा लिया, जबकि एक दशक पहले ये सिर्फ 15% था। तो सोचिए जो ब्रिक्स के जो 11 देश हैं, याद है ना बेटा ट्रिक क्या है, ICU इंडोनेशिया। तो ये जो कहा ब्रिक्स के 11 देश हैं, ये दुनिया का 51%, कितना, दुनिया का बेटा 51% इस्तेमाल, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, दुनिया का कहा 51% ग्लोबल सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। 11 देश हैं ब्रिक्स में, और दुनिया में अगर 100 सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, तो 51 वो ब्रिक्स के देश बना रहे हैं, जो बोला 10 साल पहले केवल 15 हुआ करता था। इंडिया की बात करें, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं बिजली के, और तीसरे सबसे बड़े खपत करने वाले यानी कि इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, यहां पर एनर्जी मतलब यहां पर बिजली की ही बात हो रही है, मैं उल्टा कह गया। मैंने बोला एनर्जी मतलब तेल वगैरह, और पावर मतलब बिजली, होता पावर मतलब बिजली है वैसे, लेकिन अब इन्होंने एनर्जी की बात की है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा वो बात कर रहे हैं, मेरे को समझ आया, सोलर एनर्जी वैसी बात की जा रही है, माफ कीजिएगा। तो वो वाली मीटिंग है हमारी। तो इसकी थीम क्या है, सर्वेशा ऊर्जम, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये ब्रिक्स की थीम है। तो दोस्तों ये वाली हो जाती है। तो ये कहां पर होगी, ये होगी गुड़गांव। तो हमारे 11वीं ब्रिक्स की एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है गुड़गांव के अंदर। और फिर हमारे जो NSA हैं, इनको तो आप जानते ही, धुरंधर पिक्चर से बहुत ज्यादा फेमस, मतलब पहले से फेमस थे, धुरंधर ने और कर दिया, अजीत डोवाल साहब। तो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, तो ब्रिक्स के जो देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी भी मीटिंग हुई दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। तो भारत ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की। तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब ने की, और इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बातचीत करी कि कैसे हम आतंकवाद को खत्म किया जाए, कैसे सिक्योरिटी को लाया जाए, कैसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस काम में लेकर आए। तो ये मीटिंग कहां हुई, नई दिल्ली में। इसकी थीम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे, ये हो जाती है बड़ी सी थीम। तो इसमें याद क्या रखना है, कुछ भी नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि आपदा का रिस्क को रिडक्शन वाली मीटिंग हुई पुरी में, खेतीबाड़ी पर मीटिंग हुई इंदौर में, MSME पर मीटिंग हुई आगरा में, एनर्जी मंत्रियों की मीटिंग हुई गुड़गांव में, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई नई दिल्ली में। बस इतना याद रखना है, बाकी कहानी है। हाँ, थीम एक बार अगर रीड कर लो इसकी, और एक बार इसकी सर्वेशा ऊर्जम, ये ठीक रहेगा। बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं करना। तो इतने इतने से करंट अफेयर्स होते हैं कहीं। आओ, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों नींव पत्थर रखा काहे का, इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने का प्रोजेक्ट, कहां पर, उड़ीसा में। तो कमर्शियल स्केल का मतलब क्या होता है, बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर। तो भैया किससे, कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों, उसका उद्घाटन किया, उसका नींव पत्थर रखा है, उद्घाटन नहीं किया, नींव पत्थर रखा है उड़ीसा के अंदर। तो मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू दोनों गए हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में
47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 47,600 करोड़, जिसमें से ये जो कोल से अमोनियम नाइट्रेट का प्रोजेक्ट है 25,000 करोड़ का, तो यही है। तो वाणिज्यिक पैमाने की यानी कि कमर्शियल स्केल की, तो कोल से अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रोजेक्ट है ये 25,016 करोड़ रुपए में बन रहा है। कहां पर? लखनपुर में। कहां है लखनपुर? झारसुगुड़ा जिले के अंदर है। और इसे कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड नाम की कंपनी इसको बनाएगी। बेटा अच्छा, क्लास में आए हो ना, मेरे को सुनो बस। बच्चे कई बार बोलते सर हिंदी पढ़िए, हिंदी टू मच हिंदी हो जाती है। वाणिज्यिक पैमाने की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना 25,016 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ, हम बेसिक पे कर लिया। कमर्शियल स्केल, बड़े स्केल पर कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने का प्रोजेक्ट में 25,016 करोड़ रुपए लगेंगे। ये लखनपुर झारसुगुड़ा जिला में बनेगा और इसे कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाएगी। ये आसान था कि ये वाणिज्यिक आसान था? ये वाला आसान था ऑब्वियसली। तो पीडीएफ से पढ़ना है, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, पीडीएफ तो आराम से पढ़ लेना। लेकिन अभी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब क्लास में आए हो, भाई बैठा है, भाई को सुनो ना। लिखा हुआ तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर भी, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहीं से लिया है करंट अफेयर, वहां से पढ़ लो। वही तब जो क्लास में आए हो भाई को सुनो, भाई आसानी से समझाएगा तुमको। ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए लिखा है। चलिए, तो भैया भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड जो कंपनी है, ये भारत की दो कंपनियों से मिलकर बनी है। एक है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड उससे, और दूसरी है कोल इंडिया लिमिटेड उससे। तो इन दोनों ने एक कर लिया, पति पत्नी अब एक हो चुके हैं। तो भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड कंपनी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। और ये जो मिली हुई कंपनी है, ये क्या बनाने जा रही है? भारत का पहला बड़े स्केल का कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट। कहां पर? लखनपुर झारसुगुड़ा जिला में, ओडिशा में, 25,000 करोड़ की लागत के साथ। 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट इससे प्रतिदिन बन सकेगा। बाय गॉड, इससे कह रहे हैं हमारा जो घरेलू इस्तेमाल के लिए जो हमको चाहिए वो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमको बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात होगी भैया, बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट, ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। आई 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उनको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल चुका है कि आप आइए और इंडिया में भी अपना फिजिकल कैंपस खोल लीजिए। क्या बात है भैया। अब आप दोस्तों बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं ना, उनमें आप इंडिया में पढ़ सकोगे। तो जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने बताया कि हमने 8 नवंबर 2023 को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी की थी, ताकि जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो डिग्रीज करवाती हैं, वो इंडिया में आकर ऑपरेट कर सकती हैं, अपने ब्रांचेस, अपने कैंपस खोल सकती हैं। और उन्होंने हमें लेटर भेजे और हमने 5 को लेटर ऑफ अप्रूवल बोल दिया कि जी बना लो। कौन कौन से हैं? साउथहैम्पटन की यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल है, जिसमें से पहली 4 है यूके की, इकलौती एक है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन सर कहां कहां खुल रही है? देखो, साउथहैम्पटन वाली गुड़गांव में खुल रही है, ब्रिस्टल और यॉर्क वाली मुंबई में खुल रही है, लिवरपूल और न्यू साउथ वेल वाली बेंगलोर में खुल रही है। तो भैया 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इंडिया में कैंपस खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया है। किसने? यूजीसी ने। आइए भैया नेक्स्ट चलते हैं इसी बात पे। बहुत बेहतरीन दोस्तों, इंडिया को 3 नई इंडिजीनियस वॉरशिप्स मिली है। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, की पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई। तो 3 है, 3 अलग अलग हैं, इनके बारे पढ़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी रविवार को कोलकाता गए थे, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर दोस्तों इन तीनों का उद्घाटन किया। कौन कौन सी है? एक है दूनागिरी, एक है संशोधक और तीसरी है दोस्तों अग्रे। दूनागिरी, संशोधक और अग्रे, इन तीनों का दोस्तों उद्घाटन किया मोदी जी ने। अब एक एक के बारे पढ़ते हैं। तो दूनागिरी की बात करें, इसमें एडवांस्ड वेपन है, सेंसर वगैरह है और यहां से ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर की जा सकती है। क्या बात है भैया। और भैया नेवी की जंग लड़ने की जो शक्ति है, जंग लड़ने की जो क्षमता है, उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी करती है। क्या है ये? दूनागिरी। दूसरी की बात करें संशोधक, ये कहते हैं चौथी सर्वे वेसल है। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे क्या बताऊं मैं, अब सर्वे का मतलब क्या? सर्वेक्षण करने की वेसल है दोस्तों। चाहे के लिए कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, की पानी के नीचे का नक्शा बनाने के लिए, पानी के नीचे कहां पर पहाड़ है, पानी के नीचे कहां पर पेड़ पौधे हैं, कहां चट्टाने हैं, उस सभी के लिए दोस्तों चौथी ऐसी बनाई है। और इट इज इक्विप्ड विद एडवांस स्टडीज, ये वो फलाना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि भैया दूनागिरी है युद्ध के लिए, संशोधक है सर्वे करने के लिए यानी कि सर्वेक्षण करने के लिए, तीसरी है अग्रे।
अगरे कहा चौथी है अर्नाला क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर मतलब होता है कम पानी में चलने वाली, और जैसे नाम में ही लिख दिया ये एंटी सबमरीन है, सबमरीन के साथ लड़ने के योग्य है। इसके अंदर वो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे ये सबमरीन से लड़ सकती है। तो तीन हो गई। पहली है दूनागिरी, वो जंग के लिए है। दूसरी है संशोधक, वो सर्वे के लिए है। तीसरी है अग्रे, वो एंटी सबमरीन है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी कहानी अपने आप पढ़ते रहना। इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है किसने बनाई है, गार्डन रीड शिप बिल्डर इंजीनियर्स नाम की कंपनी है, इन्होंने बनाई है। तो तीनों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था, और गार्डन रीड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। डिजाइन किसने किया है, भारतीय नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। बनाया किसने है, गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम की कंपनी ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, इतना टफ थोड़ी होता है करंट अफेयर, तो हम बना देते हैं। तो अगर समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करते रहो। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एक डेट दे दी है अब कि भैया 31 मार्च 2026, याद रखना 31 मार्च 2026 को सिर्फ वित्तीय साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था। 31 मार्च 2026 को भारत से नक्सलवाद यानी कि नक्सलिज्म खत्म हो गया। तो तारीख बता दी है इन्होंने कि खत्म है कि इंडिया दोस्तों फ्री हो चुका है नक्सलवाद से। 31 मार्च 2026 को लगभग 60 साल के दोस्तों 60 ईयर से दोस्तों जो हुड़दंग मचाया हुआ था नक्सलियों ने सेंट्रल इंडिया में, ये सारा का सारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सारे एरिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, कह रहे नक्सलबाड़ी में, वेस्ट बंगाल की बात है 1967 में। तो 1967 वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी में इसकी शुरुआत हुई थी, तभी इसको नक्सलिज्म या फिर नक्सलवाद कहा जाता है। कभी सोचा नक्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी। और बाद में 2004 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है उसके अंडर आ गई। तो माओइस्ट क्या है, माओवादी। माओ दोस्तों चाइना का दोस्तों एक लीडर था। वो लोग इस पर बात करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कि बिल्डिंगें बन रही हैं, एडवांस जा रहे हो, नहीं, पुराने चलो आराम से, खेती बाड़ी कम्युनिटी का है सब, वैसे जाते थे वो लोग। तो ये कहां से शुरू हुई, 1967 बंगाल में नक्सलबाड़ी से, तभी नक्सलवाद नाम पड़ा। फिर 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट सीपीआई-एम के अंडर आ गई थी ये। तो आधिकारिक आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि 4 से लेकर 14 तक के साल, 10 साल जब कांग्रेस सरकार थी, बेसिकली बहुत ज्यादा भयंकर साल रहे थे। हत्याएं कह रहे 2010 में बहुत हुई थी, जब 1936 ऐसे मामले आए कि भैया नक्सलवाद हुआ, और जिसमें 720 आम नागरिक भी मरे। 17,500 इंसिडेंट हुए हैं, 1913 लोगों की टोटल मौत हुई है, और 5,000 सिविलियंस की मौत हुई है। 1913 थे फौजी और 5,000 से सिविलियन। तो मतलब ये सारा याद नहीं करना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि 31 मार्च से नक्सलवाद खत्म है। शुरुआत हुई थी 1967 नक्सलबाड़ी बंगाल से, और 2004 में सीपीआई-एम के अंडर आ गई थी बस। और इसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहां होते थे दोस्तों नक्सली। तो रेड कॉरिडोर दोस्तों टर्म है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि यहां पर सबसे ज्यादा नक्सली दोस्तों हुड़दंग मचाया करते थे, और अब खत्म हो चुका है 31 मार्च 2006। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो टॉर्टोइस 194 साल का हो चुका है इस वक्त दोस्तों। धरती पर सबसे बुजुर्ग आदमी ये मतलब बुजुर्ग क्रिएचर कह लो, क्योंकि आदमी भी है, जानवर भी है, पंछी भी हैं, मछलियां भी हैं। तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो है लैंड पर, मछलियां तो नहीं, लैंड की बात हो रही है, बन चुका, इसका नाम है जोनाथन। तो जोनाथन दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात भूमि पशु बन गया है, यानी कि हमको पता है कि यार ये बहुत पुराना है, बाकी का पता नहीं, होगा कोई जिसके बारे में हमको पता है। तो 194 ईयर्स। अब देखो इसकी भी कहानी अलग है। तो एक छोटा सा टापू है दोस्तों इंडियन ओशन में, जिसे कहा जाता है सेशेल्स। तो जोनाथन एक सेशेल्स का बहुत बड़ा टॉर्टोइस है, जिसको अल्डा ब्रैकिलिस जेंटिए होलिसा, ये इसका दोस्तों साइंटिफिक नाम है। और बोला कि ये 194 साल का है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड का सबसे बुजुर्ग लिविंग लैंड एनिमल, धरती पर जीता हुआ सबसे ज्यादा बुजुर्ग दोस्तों एक जानवर है। और ये कहां पर रहता है, जैसे मैंने बोला आपको, सेशेल्स नाम का दोस्तों देश है, वहां पर रहता है। तो इसकी दोस्तों देखो उम्र कैसे अंदाजन लगाई। इन्होंने बोला कि सेशेल्स के सेंट हेलिना में इसे 1882 में लाया। इस टोर्टोइस को 1882 में सेंट हेलिना नाम की जगह है सेशेल्स में, वहां लाया गया। और बताया कि जब ये आया था तो ये मैच्योर था, यानी कि लगभग ये 50 साल का होगा। 1882 की बात हो रही है, तब ये 50 साल का होगा, ऐसा बताया गया।
फिर उसके हिसाब से मैंने बोला कि हाँ 1882 में अगर 50 का है तो लगाओ पिछले 50 साल, मतलब कि 1832 में इसका जन्म हुआ होगा, तभी तो 50 का हुआ। ठीक है जी। फिर वहां के गवर्नर थे नाइजेल फिलिप्स, इन्होंने 4 दिसंबर 1832 इसकी बर्थ डेट बोल दी कि ठीक है आज से 4 दिसंबर को तेरा हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। तो 4 दिसंबर 1832 और दोस्तों 2026 चल रहा है, 194 साल का धरती का सबसे बुजुर्ग जानवर बन चुका है ये, सबसे ज्यादा उम्र का जानवर बन चुका है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कहते इसकी सूंघने की क्षमता जा चुकी है, अंधा हो चुका है ये, लेकिन सुनता है, खाता है बढ़िया, हगता है बढ़िया। तो जॉनथन सेशेल्स में। नेक्स्ट, समझ आ रही हैं चीजें? लाइक करते रहो। आइए, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बहुत बढ़िया चीज करी, सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों के लिए एक फंड मांगा। तो अगर आप या फिर आप में से कोई कभी वकील ट्राई किया है, आपने बनने की, वकालत करने की कोशिश की है और आप नए हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है, आपको केस नहीं मिलते, केस छोड़िए आपको कोई लॉयर सिखाता नहीं है। अगर आपके पिताजी, आपके उनके पिताजी लॉयर रह चुके हैं तो वहां आपके लिंक्स बहुत होंगे, लेकिन आप नए हैं। मान लो मैं हूं, मेरे घर परिवार में किसी ने वकालत नहीं करी, मैंने वकालत की और मैं वकालत करने चला गया, मैंने लॉ की डिग्री की, तो मैं बनूंगा फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा लॉ 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 कर लेता है, वो बनेगा सेकंड जनरेशन, उसका बच्चा थर्ड जनरेशन। तो यहां पर बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने, और साथ में नई नई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वी मोहाना, इन्होंने बोला कि जो नए नए वकील हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, इनके लिए एक फंड बनाया जाए ताकि भैया शुरुआती सालों में कुछ तो फायदा हो इनको। तो पढ़ते हैं, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभ्यास के पहले वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले अधिवक्ताओं की सहायता के लिए एक युवा वकीलों की व्यावसायिक सहायता कोष बनाया जाना चाहिए। बोले तो यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड बनाया जाना चाहिए कि शुरुआती सालों में कुछ तो पैसा मिले। इस प्रपोज फंड का मकसद क्या है कि जो पहली पीढ़ी के वकील हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अधिवक्ता हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत ही पिछड़े वर्ग से आया है, बहुत ही मतलब उनको पता ही नहीं क्या होता है, उन लोगों के लिए फायदा होगा। जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली बार बने हैं वो, और बहुत मतलब कि काफी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। तो बेंच ने कहा कि आप महीना तो महीना पैसा देने लग जाइए, और बोला कि पर बेसिक कि ऐसा कुछ पैसा दीजिए कि यार बेसिक तो घर बार चल सके उसका, कि दिल्ली अगर आया है वो सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तो भैया कमरे का किराया निकल जाए, खाना पीना निकल जाए, ऐसा कुछ इतना तो दे दो। कह रहे ऐसा हो कि 3 साल तक हो और खींच खिंचाकर 7 साल तक हो, क्योंकि इतना लग जाता है आपकी प्रैक्टिस स्थापित करते करते। तो कौन कौन थे? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना, इन दोनों ने बोला कि हमने ये बात को नोटिस बना के भेजा है, सेंटर को भी भेजा है, स्टेट्स को भेजा है, यूनियन टेरिटरीज को भेजा है कि जाओ और एक यंग लॉयर प्रोफेशनल एसोसिएशन का फंड बनाकर लाओ। तो बहुत ही बढ़िया काम किया दोस्तों, कॉकरोच बोलने के अलावा अच्छा काम करते हैं। पछता रहे होंगे ना, कह रहे क्या बोल दिया यार मैंने, यार कॉकरोच तो पीछे ही पड़ गए मेरे। आइए नेक्स्ट, पता है ना आपको जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था कॉकरोच। आओ, बहुत बड़ी चीज दोस्तों। तो आपको पता है भैया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया था, हमारे तेल के रास्ते बंद हो गए थे, कैसी कैसी खबरें हो रही थी कि तेल खत्म हो जाएगा, एलपीजी खत्म हो जाएगा, है ना, तेल महंगा कितना हो गया। तो हमारे पास ना पेट्रोलियम रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर आप मोटरसाइकिल, अपने स्कूटर चलाए हो पुराने कोई, तो उसमें तेल खत्म होने के बाद भी कुछ तेल रहता था। इट्स लाइक आपके घर में पानी आता है, टंकी से आता है, टंकी का पानी खत्म हो गया, अब बोलते कि मेरे तो अंडरग्राउंड भी वाटर का टैंक है, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। कि भैया अगर मेरे देश के सारे पेट्रोल पंपों से तेल खत्म हो गया तो मैंने अलग से कहीं तेल स्टोर करके रखा है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ 3 जगह हमने स्टोर किया हुआ था, और अब हम दोस्तों चौथा बनाने वाले हैं, क्योंकि तेल की भैया किल्लत तो हमको पता लग गई 2 महीने में। तो ओएनजीसी मंगलुरु में, मंगलुरु कहां पड़ता है? कर्नाटक में, एक नया रणनीतिक तेल भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व स्थापित करने जा रहा है। कमाल की बात क्या है, पहले भी एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मंगलुरु में ही है, ये उसी की फोटो है, ये तेल है सारे में। आई, तो भारत ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को बोला कि तुम एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाओ, और बनाओ। कहां पर? मंगलुरु कर्नाटक में। 15,000 करोड़ की लागत लगेगी उस पर, और उससे लेकिन हम 1.75 मिलियन मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी अपने पास रख लेंगे, यानी कि हमारे पास 1.75 मिलियन मीट्रिक टन तेल और होगा। अब बोलेंगे बस 1.75? इससे पहले इंडिया के पास 3 है, ये चौथा है। पहले 3 के पास पता कितनी कैपेसिटी है?
पहले तीन के पास है केवल 5.33 और ये इकलौता ही 1.75 लेकर आ रहा है ज्यादा कि नहीं? बिल्कुल है। तो इंडिया ने बताया कि पहले हमारे पास तीन है, एक है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, एक है बेंगलुरु कर्नाटक में, एक है पडूर कर्नाटक में, और चौथा भी दोस्तों हमारा कर्नाटक में ही आ रहा है। तो पहले तीन का मिलाकर 5.33 था, अब चौथा है तो उसका 1.75 हो जाएगा। ओएनजीसी दोस्तों ऑलरेडी ओन्स द लैंड आइडेंटिफाई, तो जो बोला कि जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाएगा उस जमीन का मालिक ओएनजीसी पहले से ही है, और अगर ये आ गया तो भैया बहुत ही बढ़िया बात होगी हमारी। इंडिया 88% अपना तेल दोस्तों बाहर से इंपोर्ट करता है, इसलिए हमको फर्क पड़ता है। 12% तो कुछ बनता नहीं ना, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु कर्नाटका, पडूर कर्नाटका और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहां तीन हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, चौथा भी बेंगलुरु कर्नाटका में ही आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, जैनेंद्र जैन साहब, इनको वुल्फ प्राइज मिला है फिजिक्स के तो फिजिक्स के लिए एक वुल्फ प्राइज दिया गया है इनको, इजराइल के प्रधानमंत्री, हाँ जी इनके प्रधानमंत्री भी होते हैं, आइजैक हर्जोग, उन्होंने दिया है, और पहले भारतीय मूल के ऐसे साइंटिस्ट बने हैं जिन्हें पुरस्कार दिया है। तो आओ, तो राजस्थान में जन्मे, क्या नाम, जैनेंद्र के जैन ने पहले भारतीय मूल के इंसान बन चुके हैं जिन्हें दोस्तों वुल्फ प्राइज मिला है। किस फील्ड में मिलता है? फिजिक्स में मिलता है। यह पुरस्कार इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग द्वारा दिया गया। माफ, मैंने प्रधानमंत्री तो नहीं बोला, इजराइल का प्रधानमंत्री तो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने दिया है। तो राजस्थान में जन्मे जैनेंद्र के जैन पहले भारतीय मूल के इंसान बन चुके हैं वुल्फ प्राइज जीतने वाले। तो जैनेंद्र साहब कोई इवन पग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कोई एबरली फैमिली चेयर में कुछ हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं लोढ़ा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट इंडिया में, और यह पुरस्कार इन्होंने शेयर किया है जेम्स पी आइजनस्टीन और मोर डेहाई हाइब्लूम कैसे कैसे नाम है भैया ये। तो भैया हम याद रखेंगे, भैया जैनेंद्र जैन साहब ने वुल्फ प्राइज जीता है फिजिक्स में, शेयर किया है जेम्स के साथ और मोर के साथ। याद तो ऐसे ही होगा, क्योंकि मोर डेहल हाइब्लूम हम याद करने लग गए फिर तो हमारे हो गया याद। तो ध्यान रखेंगे 2025 के लिए जैनेंद्र जैन साहब ने वुल्फ प्राइज जीता है फिजिक्स का। इन्होंने शेयर किया यह पुरस्कार जेम्स और मोर के साथ, और पहले भारतीय मूल के इंसान बन चुके हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। इसके लिए मिलेंगे उनको $1,00,000। तो वुल्फ प्राइज फिजिक्स में दिया जाता है हर साल, वुल्फ फाउंडेशन देती है, 1978 में से स्थापित किया था, और फिजिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज इसे माना जाता है। तो जैन साहब ने ऐसा क्या किया था? तो जैन साहब ने डिस्कवर किया था कंपोजिट फर्मियन को, पता नहीं क्या होता है भैया ये, लेकिन हाँ इन्होंने इन्वेंशन की, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने खोज की थी कंपोजिट फर्मियन की। तो इसके लिए जैन साहब को दिया गया। हमको जानने की जरूरत नहीं है बेटा, हमारे पेपर में नहीं आएगा, जब यूपीएससी की करोगे तैयारी तब पढ़ना नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका काम होता है कि दुनिया भर में मान लीजिए आतंकवाद को कोई देश फंडिंग कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। ये नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश ब्लैक लिस्ट में है कि वहां तो खुलकर आतंकवाद होता है, वहां पर तो है ना कि वहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, उस तरह की चीजें। तो FATF एक संस्था है जो पेरिस में है, जिसे G7 देशों ने बनाया था। उसके पहली बार कोई इंडियन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उस संस्था के, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। आइए, तो विवेक अग्रवाल 1994 बैच के IAS अफसर हैं मध्य प्रदेश काडर के। ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्हें उप अध्यक्ष बनाया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में 1 साल के कार्यकाल के लिए। बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट कौन है? मेक्सिको की एलिजा हो जाती है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण और प्रसार विरोधी वित्त पोषण के लिए वैश्विक मानकों को तैयार करता है कि भैया पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, उसके लिए FATF है। कहां पर है? 1989 में G7 ने स्थापना करी, पेरिस हेडक्वार्टर है। पहले इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं विवेक भैया, प्रेसिडेंट हो जाती है मेक्सिको की एलिसा। सारे बोल दो हाँ या ना। चल, रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों साइन किया गैस टरबाइन कॉन्ट्रैक्ट नेवी के लिए। अभी याद करो, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, भारत की एक कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उन्होंने नाइजीरिया की एक कंपनी के साथ 8 गैस टरबाइन का सौदा किया था। याद है कुछ? अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। वैसे ही गैस टरबाइन भारत फॉर्ज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो हमारी भारतीय नेवी के लिए बनाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ कि 12 सेट चाहिए हमको
1.25 मेगावाट के गैस टरबाइन जनरेटर के भारतीय नेवी के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 425 करोड़ रुपया, और इसको साइन किया हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत फोर्ज लिमिटेड 12 सेट चाहिए हमको गैस टरबाइन के, 425 करोड़ रुपए। भारत फोर्ज क्या करता है टरबाइन? ये इंजन है, गाड़ी का इंजन है। चलिए, तो और हाँ, और ये किस में आता है? ये आता है बाय इंडियन कैटेगरी में आता है, मतलब कि इस टरबाइन को बनाने के लिए भारत फोर्ज को 60% चीजें इंडिया से ही लेनी पड़ेंगी, कि हम बोले तो इंडियन है, इंडिया से ही लेनी पड़ेंगी। और ये जो बने हैं ये कोलकाता क्लास शिप्स, मतलब कोलकाता इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, कोलकाता, कलवारी, ऐसे। तो कोलकाता में 3 किश्तियां आती हैं, तो उन किश्तियों में लगाने के लिए, उन जहाजों में लगाने के लिए टरबाइन चाहिए कितने? 12। नेक्स्ट, लो भैया, ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी क्लास। तो आई होप दोस्तों आप डेली क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं। और अब ये जो हमने करंट अफेयर करे थ्योरी, कल पहले इसका हम करेंगे एमसीक्यू, और फिर कल की हम थ्योरी करेंगे, फिर उसका परसों करेंगे एमसीक्यू। तो क्लास कैसी लगी? अगर सच्ची अच्छी लग रही हो, अगर समझ आ रहा हो, तो छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो दोस्तों कमेंट सेक्शन में। भाई को अच्छा लगता है, फ्री है ना क्लास ये? आई होप सबके लिए फ्री है, ऑब्वियसली फ्री है। तो अगर छोटा सा कमेंट छोड़ दो कि सर मजा आ गया, तो मेरे भाई को खुशी होगी। और आपका होमवर्क क्या है आज का, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात की जाए, सबसे लेटेस्ट भारत की साइट कौन सी है, भारत में कितनी कल्चरल साइटें हैं, भारत में कितनी नेचुरल साइटें हैं, और भारत में कितनी मिक्स्ड साइटें हैं। ये चीजें आपको दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी, ठीक है? फिर से क्लास कैसी लगी बता देना कमेंट में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।